नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आज के पाठ को पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षा में एक कहानी पढ़ी होगी, साहसी सीमा। यह कहानी है एक छोटी सी बच्ची सीमा की, जिसके माता पिता घर से बाहर गए हुए हैं और रात के समय भी लौटकर नहीं आते हैं। सीमा को अपने छोटे भाई के साथ रात को अकेले ही घर पर रहना पड़ता है। सीमा रात में अकेली है और रात को बाहर हल्ला मचता है, भागो भागो, बचाओ बचाओ, बाढ़ आई है। सीमा अपने छोटे भाई को जगाती है और दोनों मिलकर घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगते हैं। जल्दी ही पानी कमर तक आ जाता है। तब सीमा एक सीढ़ी की सहायता से पहले अपने भाई को छत पर चढ़ाती है और फिर खुद छत पर चढ़ जाती है। दोनों रात को अकेले छत पर बैठे रहते हैं। अगले दिन राहत बचाव कार्य वाले आकर सीमा और उसके भाई को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। इस प्रकार सीमा अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपने और अपने भाई की जान बचाती है। बच्चों, आज हम एक ऐसे ही बहादुर बालक की कहानी सुनने जा रहे हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना बहुत से लोगों की जान बचाता है। यह कहानी हमारी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मंजरी के अध्याय संख्या 18 में दी गई है। कहानी का शीर्षक है बहादुर बेटा। इस पाठ के लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। इनका जन्म सन 1912 ईस्वी को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीए पास किया और उसके बाद एक हिंदी प्रभाकर नामक परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके बाद से उनके नाम के साथ प्रभाकर जुड़ गया। इन्होंने बहुत से उपन्यासों, कहानी, नाटक, एकांकी, स्केच और रिपोर्टाज आदि की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीमा रेखा, पुस्तक कीट, आवारा मसीहा आदि। इनका निधन सन 2009 ईस्वी को हुआ। यह कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक में एक एकांकी के माध्यम से कही गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं एकांकी किसे कहते हैं। एकांकी एक नाट्य विधा है। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। एकांकी गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों हो सकते हैं। एकांकी में एक कथा और कुछ पात्र होते हैं जिनके मध्य संवाद से कोई कहानी कही जाती है या कोई संदेश दिया जाता है। यानी एकांकी संवाद शैली में प्रस्तुतिकरण इसकी प्रमुख विशेषता है। एकांकी का एक विशेष उद्देश्य होता है। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का लक्ष्य है। अब हमने जाना एकांकी किसे कहते हैं। चलिए अपने पाठ पर चलते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक बहादुर बालक की बहादुरी का वर्णन किया है। पाठ के पात्र हैं माँ, कुलदीप, बड़ा बेटा संदीप, अब कहानी के पात्र हैं, एकांकी के पात्र हैं संदीप बड़ा बेटा, कुलदीप छोटा बेटा, मधुर बेटी, एक युवक संदीप का मित्र, एक युवक डॉक्टर और एक युवती, दोनों रेड क्रॉस के सदस्य हैं। मधुर कमरे में बैठी पढ़ रही है। वह बार बार दीवार पर टंगी घड़ी को भी देखती है। मधुर के दोनों भाई संदीप और कुलदीप घर से बाहर गए हुए हैं। उनके वापस लौटने का समय बीत जाने के बाद भी दोनों अभी तक घर नहीं आए हैं और इस बात से मधुर और माँ दोनों बेहद चिंतित हैं। तभी कुलदीप भागा हुआ आता है और अपनी माँ को बताता है कि मास्टर जी बता रहे थे कि बहुत ज़ोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है, गांव के गांव बह गए हैं, सैकड़ों आदमी नदी के पानी में बह गए हैं, जानवरों का तो कहना ही क्या। बहुत से लोग पानी में डूब गए हैं, बहुत से लोग घर से बेघर हो गए हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार यानी चीख पुकार मची है। बच्चों, आप जानते हैं बाढ़ किसे कहते हैं? आपने कभी बाढ़ का दृश्य देखा है? चलिए जानते हैं। कभी कभी बहुत अधिक बारिश होने से या बर्फ पिघलने से नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। तब नदी के बांध टूट जाते हैं और नदी का पानी नदी से बाहर आकर आसपास के गांवों और शहरों में भर जाता है। तब इस स्थिति को बाढ़ कहते हैं। यानी कि किसी एक क्षेत्र में पानी के अत्यधिक जमा होने को बाढ़ कहते हैं।
कभी कभी समुद्र में जोर का तूफान आने से भी आसपास के इलाकों में भीषण तबाही का मंजर देखने को मिलता है। जल प्रबंधन, उचित जल प्रबंधन की व्यवस्था ना होना या जल निकासी की सही व्यवस्था ना होना भी बाढ़ का एक मुख्य कारण है। हर साल आने वाली बाढ़ की वजह से कुछ राज्यों में भीषण तबाही के मंजर देखने को मिलते हैं। भारी जान माल का नुकसान होता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सैकड़ों लोग नदी के पानी में डूब कर मर जाते हैं, सैकड़ों लोग नदी के पानी में बह जाते हैं। बहुत से लोग अपने घरों से बेघर होकर दर दर भटकने लगते हैं और दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। न जाने कितने जीव जंतु काल के गाल में समा जाते हैं, फसलें चौपट हो जाती हैं। बाढ़ की वजह से हर साल करोड़ों और अरबों की संपत्ति का नुकसान होता है। कुलदीप के गांव में भी इसी विपत्ति ने दस्तक दी है। कुलदीप आगे बताता है कि मास्टर जी बता रहे थे कि सरकार का हुक्म हुआ है, हुक्म यानी आदेश हुआ है कि जो कोई कुछ भी कर सकता है वह करे। जो धनी हैं वह धन दें, जो युवक हैं स्वस्थ हैं वह वहाँ जाकर लोगों को बचाने का कार्य करें, जो कपड़े दे सकते हैं वो कपड़े दें, जो अनाज दे सकते हैं वो अनाज दें। माँ के पास पैसे नहीं हैं, फिर भी माँ ने जो कुछ बचा कर रखा हुआ है वह सब बाढ़ पीड़ितों को देने के लिए तैयार हो जाती हैं। कुलदीप भी लोगों की मदद करने के लिए वहाँ जाना चाहता है, वहाँ जाकर लोगों को बचाना चाहता है। लेकिन कुलदीप एक छोटा बच्चा है, इसलिए माँ को उससे कुछ अधिक सहयोग की अपेक्षा नहीं है और माँ उसे वहाँ जाने से मना करती हैं। लेकिन कुलदीप की बात सुनकर माँ को आशंका होती है कि कहीं संदीप भी तो लोगों को बचाने के लिए वहाँ नहीं चला गया है। माँ की आशंका पर मधुर कहती है कि ज़रूर संदीप भी वहाँ लोगों को बचाने के लिए चले गए होंगे, क्योंकि वह दिन रात अक्सर ऐसी ही बातें करते रहते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए। मेरे पिता और चाचा ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, मेरे देशवासियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण दिए हैं, अपना सब कुछ लुटा दिया है, तो इसलिए मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। बच्चों, हम अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं? देश देशवासियों में बसता है, तो हम अपने देशवासियों की सेवा कर अपने देश की सेवा कर सकते हैं। कुलदीप भी अपने देश की सेवा करना चाहता है और मधुर भी अपने देश की सेवा करने में इच्छुक है। मधुर की बात सुनकर माँ को आशंका होती है कि कहीं संदीप वाकई तो वहाँ नहीं चला गया है। माँ बेहद चिंतित हो जाती हैं और संदीप की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगती हैं। मधुर भी लोगों की मदद करना चाहती है और इसके लिए अपनी माँ को सुझाव देती है कि क्यों ना हम भी घर घर जाकर अनाज और धन इकट्ठा करें, जिससे कि हम भी बाढ़ पीड़ितों की मदद कर पाएँ। कुलदीप आगे बताता है कि मास्टर जी बता रहे थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, जगह जगहों पर कैंप लगा दिए गए हैं। मैं भी वहाँ जाता हूँ, स्कूल में वॉलंटियरों की कमी होगी, उनकी ज़रूरत होगी। वॉलंटियर यानी स्वयं सेवक, ऐसे लोग जो अपनी इच्छा से सेवा करते हैं और इसके लिए उन्हें कोई मेहनताना नहीं दिया जाता है। तो कुलदीप चाहता है कि वह भी वॉलंटियर बनकर वहाँ जाए और उनके लिए काम करे। माँ इसके लिए राज़ी हो जाती हैं। तभी वहाँ से कुछ ट्रक गुजरते हैं जो कि बाढ़ पीड़ितों को वहाँ से बचाकर किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रहे हैं। मधुर उन ट्रक को देखकर बोलती है कि एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख ही सकते हैं। इस पर माँ कहती है कि कितना अच्छा हो कि सभी लोग ऐसा सोचें, इससे तो बहुत सारी परेशानियाँ, समस्याएं या कठिनाइयाँ यूं ही खत्म हो जाएंगी। मुझे आशा है कि मेरे सभी बच्चे अच्छे से कार्य करेंगे, अच्छे से लोगों की मदद करेंगे। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, लेकिन मेरे दोनों बेटे लोगों की सेवा कार्य में लग गए हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करे। मधुर कहती है कि जो दूसरों की रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। बच्चों, हमें किसी भी विपत्ति में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सामर्थ्य अनुसार सहयोग करना चाहिए। हम जो भी कर सकते हैं वह हमें करना चाहिए। कभी कभी विपत्ति एक बड़े स्तर की होती है और एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है, तब एक पड़ोसी भी दूसरे पड़ोसी की सहायता करने में समर्थ नहीं रह जाता है।
तब हमें अपना मानवता का धर्म निभाते हुए ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए जो अपनी सहायता के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर हो चुके हैं या जो अपने सगे संबंधियों और मित्रों से तत्काल सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाढ़ एक ऐसी ही आपदा है जिसमें गांव के गांव बह जाते हैं, खोने के लिए कुछ शेष नहीं बचता है, ना रहने के लिए घर, ना पहनने के लिए कपड़े, ना खाने के लिए भोजन। तब हमें इस विपत्ति का मिलजुल कर सामना करना चाहिए, क्योंकि बाढ़ का पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है, लोगों की उम्मीदें और लोगों के सपने भी। कुछ शेष नहीं बचता खोने के लिए सिवाय जान के, और जान भी बच जाए तो गनीमत है, शुक्र है ईश्वर का। तब ऐसी स्थिति में हमसे जो कुछ बन पड़ सकता है हमें करना चाहिए। यदि हम धन दे सकते हैं तो हमें धन देना चाहिए, यदि हम अनाज दे सकते हैं तो हमें अनाज देना चाहिए, और यदि हम कपड़े दे सकते हैं तो हमें कपड़े देने चाहिए। यहाँ माँ के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वह जो कुछ उन्होंने बचा रखा था अपने लिए या अपने परिवार के लिए, वह सब कुछ बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए देने के लिए तैयार हो जाती हैं। मधुर और कुलदीप भी लोगों की मदद करने के लिए इच्छुक हैं, और संदीप तो लोगों को बचाने के लिए वहाँ चला ही गया है। यह बातें चल ही रही होती हैं कि तभी एक युवती वहाँ आती है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है। रेड क्रॉस का चिन्ह, जैसा कि स्क्रीन पर यह चिन्ह दिया हुआ है, यह रेड क्रॉस का चिन्ह है। बच्चों, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य है रोगियों, घायलों और युद्धकालीन बंदियों की देखरेख तथा उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं से पीड़ित लोगों को राहत और मदद पहुंचाने में भी यह संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस संस्था का प्रमुख सिद्धांत है मानवता की सेवा करना। यह लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करती है। वह युवती आगे बताती है कि मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। मैं और मेरे बहुत से साथी वहाँ बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए आए हुए हैं। वहाँ आपके पुत्र संदीप ने बहुत कार्य किया। उनका साहस देखकर हम दंग रह गए। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना बहुत से लोगों की जान बचाई, और लोगों की जान बचाते बचाते अचानक उनकी नाव पलट गई। उन्हें तैरना आता था और उन्होंने वहाँ भी बहुत से लोगों की जान बचाई। वह जब तक नाव पर नहीं चढ़े जब तक उन्होंने सभी लोगों को नाव पर नहीं चढ़ा लिया, और जब वो नाव पर चढ़ने लगे तभी पानी का एक जोर का रेला आया और उन्हें अपने साथ बहा ले गया। लेकिन लोगों ने शीघ्रता कर उन्हें बचा लिया, लेकिन कठिन परिश्रम के कारण वह बेहोश हो गए। तो बच्चों, यहाँ आपने एक बात पर ध्यान दिया। मधुर ने कहा था कि जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। संदीप ने लोगों की जान की परवाह किए बिना संदीप ने अपनी जान की परवाह किए बिना बहुत से लोगों की जान बचाई, और जब संदीप पानी में बहने लगा तब लोगों ने शीघ्रता कर उसे बचा लिया। संदीप का बाल भी बांका न हुआ। तो सही ही कहा था ना मधुर ने कि जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं भगवान उनकी तो सही ही कहा था ना मधुर ने कि जो लोग दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी की मदद करते हुए घबराना नहीं चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हम जिसकी जैसे भी सहायता कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। वह युवती आगे बताती है कि हमने संदीप को फर्स्ट एड दे दिया है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। फर्स्ट एड बच्चों, फर्स्ट एड का मतलब है या हिंदी में अर्थ है प्राथमिक चिकित्सा। तो प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या रोगी को तत्काल दी जाने वाली सहायता को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यह एक सीमित और अस्थायी उपचार है जो चिकित्सक तक पहुंचने से पहले दिया जाता है। इसका उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना। जैसा कि मैंने बताया, यह चिकित्सक तक पहुंचने से पहले दिया जाता है, यानी कि जो समय चिकित्सक तक पहुंचने में लगने वाला है उस समय में रोगी को कम से कम नुकसान हो, उसकी स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, उसकी स्थिति को स्थिर बनाया जा सके। प्राथमिक चिकित्सा में फर्स्ट एड बॉक्स की अहम भूमिका होती है।
फर्स्ट एड बॉक्स, यह एक बॉक्स है या किट है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दवाइयाँ, मरहम, कैंची, पट्टी आदि ऐसे कुछ साधन या उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। फर्स्ट एड बॉक्स का मुख्य उद्देश्य है कि प्राथमिक चिकित्सा सुविधाजनक पूर्वक और बिना विलंब के दी जा सके। बच्चों, हमारे जीवन में अक्सर छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये दुर्घटनाएं अक्सर अचानक होती हैं। उस समय आसपास कोई डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं होता है। जैसे कि ऐसी छोटी बड़ी दुर्घटनाएं जैसे करंट लगना, डूबना, जलना या किसी जीव जंतु या वाहन से चोट पहुंचना। तब उस स्थिति में जब डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तब उस स्थिति में हमें रोगी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए या उसे और अधिक बिगड़ने से बचाने के लिए उस समय हमें सभी को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी बेहद ज़रूरी है, जिसमें कि फर्स्ट एड बॉक्स अहम भूमिका निभाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी को चोट लगने से खून बह रहा है तो सबसे पहले हमें उस खून को बहने से रोकने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि यदि खून ज़्यादा बह जाएगा तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है, उसकी जान पर बन सकती है। तो यहाँ संदीप को फर्स्ट एड दिया जा चुका था। संदीप को घर लाया जाता है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है और आराम करने की सलाह देता है। संदीप की सलामती और बहादुरी से खुश होकर माँ सबका मुंह मीठा कराने की बात करती हैं और उनसे कहती हैं कि आप सभी लोगों की इतनी सेवा करते हैं, हमें भी अपनी सेवा का अवसर दें। तो बच्चों, यह एकांकी या यह कहानी जो एकांकी के माध्यम से व्यक्त की गई है, यहीं समाप्त होती है। संदीप की बहादुरी प्रेरणादायी थी, प्रेरणा करने वाली है और इस एकांकी के माध्यम से हमने न केवल संदीप की बहादुरी के बारे में जाना, बल्कि बाढ़ जैसी विभीषिका से भी हम परिचित हुए। तो आइए जानते हैं कि बाढ़ के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले बिजली का मुख्य स्विच बंद कर दें, इससे करंट के पानी में उतरने का खतरा नहीं रहेगा। फिर पानी और गैस की लाइनें बंद कर दें, इससे पानी और गैस की लाइनों की वजह से होने वाली संभावित दुर्घटना को टाला जा सकता है। फिर बहते पानी में पैदल ना चलें, क्योंकि अगर आप बहते पानी में पैदल चलने की कोशिश करेंगे तो आप पानी के बहाव में संतुलन खोकर पानी में बह भी सकते हैं और डूब सकते हैं। ऊपरी मंजिल तथा छत की ओर चलें, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि अचानक बहुत सारा पानी एक साथ घर में घुस आए, क्योंकि पानी जितनी तेज़ी से घुसेगा उतनी तेज़ी से निकल नहीं पाएगा और तब उस स्थिति में पानी में डूबने की आशंका बहुत अधिक बढ़ जाती है। घर में पीने के पानी की बोतलें भरकर रखें, क्योंकि बाढ़ आने पर क्या होता है, बाढ़ आने पर भूमिगत जल के दूषित होने का खतरा रहता है और दूषित पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो पीने का पानी इसलिए भरकर रख लें, क्योंकि बाढ़ आएगी तो शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अधिकारियों की सूचना के लिए रेडियो सुनते रहें, ताकि राहत बचाव कार्य से संबंधित सभी सूचनाएं आपको मिलती रहें। आसपास के वृद्धों, बच्चों और विकलांगों की मदद करें, क्योंकि हमें न केवल अपना ध्यान रखना है, बल्कि हमें ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना है जो कि अपनी सहायता उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे या जो कि दूसरों पर अपनी सहायता के लिए निर्भर करते हैं। साथ में आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ सामान अपने पास थैली में रखें, जैसे कि पानी की बोतलें, जैसे कुछ खाद्य सामग्री, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स या जैसे कुछ कपड़े। तो ये चीज़ें आपातकालीन स्थिति के लिए अपने साथ रखनी चाहिए। चलिए बच्चों, अब हमने कहानी सुनी और जाना कुछ बचाव संबंधी जानकारियों के बारे में। अब पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। तो सबसे पहले सहसा यानी अचानक। फिर समस्याएं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, समस्याएं मतलब कठिनाइयाँ या परेशानियाँ। वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक, ऐसे लोग जो अपनी इच्छा से सेवा करते हैं और उसके लिए उन्हें कोई मेहनताना नहीं मिलता है। हुक्म का अर्थ है आदेश। फर्स्ट एड हमने पाठ में जाना। फर्स्ट एड का अर्थ होता है प्राथमिक चिकित्सा।
साथ ही हमने जाना कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं और प्राथमिक चिकित्सा का क्या महत्व है और प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है और सभी के लिए प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी क्यों ज़रूरी है। अंतरिक्ष, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का स्थान आकाश यानी नीले नीले गगन के ऊपर वाला भाग अंतरिक्ष है। तो बच्चों, अब हमने कहानी सुनी और बहुत सारी जानकारियां भी हासिल की। अब चलिए कुछ बात भाषा की कर लेते हैं। तो भाषा की बात में सबसे पहले मुहावरे। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा एक वाक्यांश है, यानी मुहावरा का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। मुहावरे का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इसे केवल वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। मुहावरा एक वाक्यांश है, यानी सभी वाक्यांश मुहावरे नहीं होते, पर सभी मुहावरे वाक्यांश जरूर होते हैं। तो मुहावरा क्या है? एक वाक्यांश है जो कि अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ संदर्भ में रूढ़ होकर प्रयुक्त होने लगता है। यानी कि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ ना होकर मुहावरा एक विशेष या विशिष्ट अर्थ का द्योतक होता है। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता। कैसे? यानी एक मुहावरा है आंख चुराना, तो आंख चुराने के स्थान पर हम नयन चुराने का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि मुहावरा जिन शब्दों के प्रयोग से मिलकर बना है, हम उनके समानार्थी शब्द का प्रयोग कर मुहावरे को बदल नहीं सकते, मुहावरे के रूप को बदला नहीं जा सकता। अब बात है कि मुहावरे का प्रयोग आखिर किया क्यों जाता है? मुहावरे का प्रयोग वाक्य में एक चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चलिए, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं। अब देखते हैं मुहावरे के कुछ उदाहरण, जानते हैं उनके अर्थ और करते हैं उनका वाक्य में प्रयोग। तो सबसे पहले आंख का तारा। आंख का तारा यानी बहुत प्यारा। इसका वाक्य में प्रयोग, मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, यानी मोहन अपनी माँ को बहुत प्यारा है। अगला, आग में घी डालना। आग में घी डालने का अर्थ है क्रोध को और भड़काना। इसका वाक्य प्रयोग, मामला शांत होने दो, आग में घी न डालो, यानी मामले को शांत हो जाने दो, आग को, क्रोध को और न भड़काओ, मामले को और न भड़काओ, शांत हो जाने दो। ईमान बेचना। ईमान बेचने का अर्थ है बेईमानी करना और इसका वाक्य प्रयोग, चंद रुपयों के लिए अपना ईमान ना बेचो, यानी चंद रुपयों के लालच में बेईमानी ना करो। नेक्स्ट, अंधेर खाता। अंधेर खाता यानी अन्याय। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, अभी इतना भी अंधेर खाता नहीं, यानी तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, अभी इतना भी अन्याय नहीं, अभी इतना भी अन्याय का बोलबाला नहीं। अगला, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का अर्थ है एक ही सहारा। वाक्य प्रयोग, मोहन अपने माँ बाप की अंधे की लकड़ी है, यानी मोहन अपने माँ बाप का एकमात्र इकलौता सहारा है। नेक्स्ट, अक्ल चरने जाना। समझ का अभाव होना। तुम सही से काम क्यों नहीं करते हो? तुम्हारी अक्ल चरने गई है क्या? यानी कि तुम सही से काम क्यों नहीं करते हो? तुम्हें समझ का अभाव है क्या? अगला, अपने पैर पर खड़ा होना, यानी आत्मनिर्भर होना, यानी इसका वाक्य में प्रयोग, हर किसी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, यानी हर किसी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और अंतिम मुहावरा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, प्रशंसा करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना किसी को भी शोभा नहीं देता, यानी अगर हम अपनी तारीफ करते हैं तो यह हमें शोभा नहीं देता, दूसरे हमारी तारीफ करें तो कोई कुछ बात बने। चलिए बच्चों, अब हमने मुहावरा समझा, उसके उदाहरण, कुछ उदाहरण भी देखे मुहावरों के, उनका अर्थ जाना और उनका वाक्य में प्रयोग भी किया। चलिए अब मुहावरों पर आधारित आपके लिए अभ्यास कार्य। नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हाहाकार मचना, जैसा कि मैंने आपको पाठ में बताया था, हाहाकार मचना यानी चीख पुकार मचना या घबराहट की चिल्लाहट। दूसरा, सब कुछ लुटा देना, चैन से न बैठना। इन तीनों मुहावरों का आप स्वयं वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब भाषा की बात में वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी की कही गई कोई बात
या किसी का कोई कथन। हिंदी व्याकरण में वचन को संख्या बोधक माना गया है, यानी कि वचन किसे कहते हैं? वचन शब्द का वह रूप है जिससे उसके एक या अनेक होने का बोध होता है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का बोध होता है, यानी एक होने का बोध हो, एक वचन। और शब्द के जिस रूप से वस्तु के अनेक यानी एक से अधिक या फिर बहुत सारे होने का बोध हो, बहुवचन कहलाता है। जैसे एक लड़का और एक से अधिक, दो या तीन या बहुत सारे लड़के। जैसे एक लड़की और बहुत सारी लड़कियां। एक पुस्तक और बहुत सारी पुस्तकें। उसी तरह विद्यालय का बहुवचन रूप विद्यालयों, वस्तु का बहुवचन रूप वस्तुएं, कपड़ा का बहुवचन रूप कपड़े, मार्गों का बहुवचन रूप मार्गों, बंदरों का बहुवचन रूप बंदरों और टोपी का बहुवचन रूप होगा टोपियाँ। तो चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको वचन, उसके प्रकार और उसके उदाहरण समझ आए होंगे। अब वचन से आधारित, वचन पर आधारित आपके लिए अभ्यास कार्य। वॉलंटियरो। वॉलंटियरो शब्द का हिंदी में प्रयुक्त वॉलंटियरो शब्द वॉलंटियर का हिंदी में प्रयुक्त बहुवचन रूप है। अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में प्रयोग करने पर उनका बहुवचन हिंदी की प्रकृति के अनुसार बनाया जाता है। इसलिए यहाँ अंग्रेजी बहुवचन वॉलंटियर्स ना करके वॉलंटियरों लिखा गया है, इसका प्रयोग किया गया है। पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का हिंदी बहुवचन रूप बनाइए। सबसे पहले ट्रेन। ट्रेन एक अंग्रेजी का शब्द है, इसका यहाँ हिंदी में प्रयोग किया गया है, तो इसका बहुवचन भी हिंदी की प्रकृति के अनुसार ही बनाया जाएगा। अंग्रेजी के अनुसार इसका बहुवचन होता ट्रेन्स, लेकिन यहाँ यह हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, तो हम हिंदी की प्रकृति के अनुसार ही इसका बहुवचन बनाएंगे, जो कि होगा ट्रेनें या ट्रेनों। उसी तरह कैंप का बहुवचन रूप होगा कैंपो। उसी तरह जैसे हमने अभी बनाए हैं, बिल्कुल उसी तरह स्कूल, डॉक्टर और इंजेक्शन का बहुवचन रूप आप स्वयं बनाएंगे। अब बच्चों, आज के पाठ में हमने क्या क्या सीखा, जानते हैं क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने जाना कि हमें विपत्तियों का सामना कैसे करना चाहिए, मिलजुल कर और बहादुरी से करना चाहिए। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और ऐसी स्थिति में एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि क्या कहा था मधुर ने कि जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर। फिर हमने जाना कि एकांकी किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। फिर हमने जाना कि बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ के क्या कारण हैं और बाढ़ के वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बाढ़ किसे कहते हैं? किसी एक क्षेत्र में अत्यधिक पानी जमा होने की स्थिति को बाढ़ कहते हैं। उसके बाद हमने जाना कि रेड क्रॉस क्या है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य है रोगियों, घायलों और युद्धकालीन बंदियों की देखरेख और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। उसके बाद हमने जाना फर्स्ट एड बॉक्स कि उसके बाद हमने जाना फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा का क्या महत्व है, प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है और प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी सभी के लिए क्यों आवश्यक है। और साथ ही हमने जाना कि फर्स्ट एड बॉक्स की क्या अहमियत है। फिर हमने जाना मुहावरा किसे कहते हैं। उसके बाद हमने जाना वचन किसे कहते हैं, उसके अर्थ और प्रकार भी समझे। अब बच्चों, आपने जो आज जाना और जो समझा उसके आधार पर विचार कीजिए। क्या आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा? फिर विचार कीजिए। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि अचानक आती हैं। सोचें और बताएं कि इन आपदाओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए या कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह भी। अब आपके लिए
कुछ करने को, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स बनाएंगे। अपने साथियों, शिक्षकों या अपने बड़ों से जानकारी प्राप्त करेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए और जो कुछ होना चाहिए उसका क्या क्या उपयोग है, क्या क्या महत्व है। फिर क्या करेंगे, नीचे दिए गए कथोपतन को आगे बढ़ाते हुए एक एकांकी की रचना करेंगे। श्रिया नामक लड़की का घर में प्रवेश होता है और वह अपनी माँ से उसकी माँ श्रिया से कहती है कि श्रिया, तुम तो अपनी सहेली अंजू के घर गई थी, तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। तो श्रेया बोलती है, माँ टेलीविज़न पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा था, मैं उसे देखने लगी थी। पिताजी से कहती है कि पिताजी आप भी हमारे लिए एक टीवी या टेलीविज़न ले दीजिए ना। उसके बाद इस एकांकिका अपने दोस्तों के साथ अभिनय करेंगे। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर मिलते हैं एक और रोचक प्रकरण के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ो लिखो और मस्त रहो। धन्यवाद।